स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज एसएसटी का सेट 3 है जो रिवीजन क्लास का चल रहा है। इसमें भी आज कुल 20 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि आज पहली बार यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं या पहले भी आ चुके हैं लेकिन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कीजिए। चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? बिहार में पंचायती राज संस्था जो है, इसमें महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होता है, लेकिन वह कितना परसेंट होता है? तो वह 50% होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 50%। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 50% सीटें आरक्षित हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो वह राजस्थान से हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राजस्थान। सूचना के अधिकार का आंदोलन का शुरुआत राजस्थान से हुआ था। सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई जो होता है, वही उसी को हिंदी में बोला जाता है सूचना के अधिकार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? अब बीमारू राज्य यहाँ दे रहा है कि निम्न में कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लें भाई। आखिर बीमारू शब्द जो है ये कैसे बना? बीमारू क्या है? तो बीमारू यानी कि इसको इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो BIMARU, बीमारू। यही असल इसका जो है इंग्लिश वर्ड हो गया BIMARU, बीमारू। अब इसका क्या, इसके पीछे क्या रीज़न है कि बीमारू शब्द जो है यह आया और इसमें कौन-सा राज्य आ गया? तो ध्यान देंगे यहाँ पे ज़रा-सा BIMARU, यह BI एक हो गया, BI से बिहार हो गया, MA हो गया, MA से हो गया मध्य प्रदेश और R हो गया, R से हो गया राजस्थान, U हो गया, U से हो गया उत्तर प्रदेश। ये याद हमेशा रखिएगा। अब बीमारू शब्द जो है, वर्ड जो है BIMARU, यह भारत के 4 राज्यों यानी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंग्रेजी के नाम के पहले अक्षर से गढ़ा गया एक शब्द है और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आशीष बोस ने 1980 के दशक के मध्य में किया था। कब किया था भाई? तो 1980 के दशक में जो है किया गया था। अब 1980 के दशक में आशीष बोस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सौंपी रिपोर्ट में देश के 4 बड़े राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा गया था। कौन-कौन? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा गया था। आखिर क्यों कहा गया? तो इन राज्यों को आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सूचकांकों में के मामले में पिछड़ने के कारण इसका जो है नाम दिया गया बीमारू। इसका बीमारू कहाँ से आ गया? तो इसके पहला अक्षर जो है BI बिहार के लिए हो गया, MA मध्य प्रदेश के लिए हो गया, R राजस्थान के लिए हो गया, U उत्तर प्रदेश के लिए हो गया। इस तरह बन गया बीमारू और ये चारों राज्य जो है बीमारू के नाम से जाना गया। इसमें और भी सारा आता है जिसमें उड़ीसा भी है भाई। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो वह कर्नाटक है। कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक एक बीमारू राज्य नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अब यहाँ पर वाणिज्यिक आखिर होता क्या है? वाणिज्य जो होता है, वाणिज्य का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा-सा समझना पड़ेगा पहले। तो वाणिज्य जो है, यह 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच जो है, उसका वस्तु जो होता है, यानी वाणिज्य का मतलब ये हो गया कि वे बैंक या इस तरह से आप समझिए कि धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का वस्तुओं का क्रय या विक्रय करना एक व्यापार हो गया और इसके सहायक जैसे बैंक हो गया, यातायात हो गया आदि, ये दोनों को मिलाकर क्या बनता है? वाणिज्य बनता है। अब वाणिज्य बैंक यहाँ पे आया। वाणिज्य बैंक का मतलब क्या हुआ? तो वाणिज्य बैंक वे बैंक हैं जो ग्राहकों को सीधे सेवा प्रदान करते हैं और ये बैंक व्यक्तियों और व्यवसायों को बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। अब फिर यहाँ आया वाणिज्य बैंक। तो वाणिज्य बैंक जो है यह कितने प्रकार के होते हैं ज़रा से यहाँ देखेंगे तो भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो है यह 3 प्रकार के होते हैं। ये हैं क्या-क्या? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी क्षेत्र के बैंक। अब उसी वाणिज्य बैंकों का कह रहा है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ? फिर यहाँ ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइज़ेशन। अब सीधे शब्दों में इसको नेशनलाइज़ेशन कहा जाएगा यानी राष्ट्रीयकरण को। यह इसका मतलब ये हुआ कि निजी कंपनियों या इंडस्ट्रीज़ या एसेट्स का नियंत्रण सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने की यह एक प्रक्रिया है। नेशनलाइजेशन अक्सर विकासशील देशों में होता है। यह एसेट्स को नियंत्रित करने की किसी राष्ट्र की इच्छा या विदेशी स्वामित्व वाली इंडस्ट्रीज पर प्रभुत्व कायम करने की इच्छा को दर्शाता है। अब वही के वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो वह 1969 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है 1966, ऑप्शन बी है 1969, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर 1969। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ये तो सबको पता है भाई। अब ज़रा-सा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कहता है ऊँची भूमि वाले स्थान पर। ऑप्शन बी कहता है गाँव के बाहर। ऑप्शन सी कहता है जहाँ है उसी स्थान पर रहना। ऑप्शन डी कहता है खेतों में। भाई ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ऊँची भूमि वाले स्थान पर। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि बाढ़ के समय हमें ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अब जरा सा ध्यान देने की बात है कि बिहार का शोक, तो बिहार का शोक जो है वह कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन में देखते हैं कहीं है कि नहीं भाई। ऑप्शन ए है गंगा, तो गंगा तो बिहार का जो है राज्य या राज्यक उसको नदी कह सकते हैं। ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है कोसी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी कोसी। अब कोसी को ही बिहार का शोक नदी क्यों कहा जाता है? तो ज़रा सा ये भी जानना ज़रूरी है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ जो है यह बिहार में तबाही का कारण बनती है। क्या होगा भाई? बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है। आखिर क्यों? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है या माना जाता है क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ बिहार में तबाही का कारण बनती है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली और डी है रूस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? भाई टोकिन फ्री स्कूल जो है वियतनाम में तो हुआ, लेकिन टोकिन फ्री स्कूल स्कूल की स्थापना कब हुई ये पहले जो है बाद में देखा जाएगा। लेकिन टोकिन फ्री स्कूल का मतलब क्या है ज़रा सा ये देखा जाए यहाँ पर कि टोकिन फ्री स्कूल आखिर क्या है? तो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना के पीछे याद रखिए फ्रांसीसी सरकार का उद्देश्य क्या था? तो फ्रांसीसी सरकार का उद्देश्य जो है वियतनामी बच्चों को किसके? वियतनामी बच्चों को आधुनिकता का पाठ पढ़ाना था, ताकि यानी जिससे वियतनामी बच्चे पश्चिमी लोगों के रंग में रम जाएँ, ढल जाएँ। और टोकिन फ्री स्कूल में विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएँ भी शामिल थीं। यह 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चेका का गठन किसने किया था? भाई चेका का गठन लेनिन ने किया था। चेका का गठन लेनिन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब ज़रा-सा यहाँ चेका का गठन, चेका आखिर है क्या? इसका गठन क्यों किया गया? ज़रा-सा इस पर भी चर्चा किया जाना चाहिए। तो ध्यान देंगे, चेका का गठन आखिर क्यों किया गया? और चेका का अर्थ क्या होता है? तो चेका का अर्थ होता है गुप्त पुलिस। चेका का अर्थ गुप्त पुलिस यानी कम्युनिस्ट प्रभुत्व वाले देश में गुप्त पुलिस के पास जीवन और मृत्यु पर वस्तुतः अनियंत्रित शक्ति होती है। वह गुप्त पुलिस होती है। अब इसका गठन क्यों किया गया? लेनिन के द्वारा किया गया, लेकिन क्यों किया गया? तो सोवियत संघ के शुरुआती दौर में चेका बोल्शेविकों की गुप्त पुलिस थी। किसके दौर में? तो सोवियत संघ के शुरुआती दौर में चेका बोल्शेविकों की गुप्त पुलिस थी। और 1917 में रूसी क्रांति के बाद व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाली एक दूर वामपंथी क्रांतिकारी पार्टी बोल्शेविक पार्टी ने रूसी गृह युद्ध के दौरान दुश्मनों को वश में करने में सहायता के लिए चेका की स्थापना की थी। वह लेनिन जो है लेनिन चेका का गठन किया। तो चेका का गठन लेनिन ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू हुआ? खेड़ा सत्याग्रह 1918 वर्ष में शुरू हुआ। खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 में शुरू हुआ। अब खेड़ा सत्याग्रह पर भी थोड़ा-सा चर्चा की जानी चाहिए। तो ध्यान देंगे कि गांधी जी ने किसने? गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया और उन्हें सलाह दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वे राजस्व का भुगतान रोक दें। यह सत्याग्रह जून 1918 तक चला था। अंततः सरकार ने किसानों की मांगों को भी मान लिया था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह यानी कि आंदोलन है। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 ईस्वी में शुरू हुआ, जिसको गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर किसानों का समर्थन किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए असम। असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसाधन प्रदत्त उपहार है कैसा? ऑप्शन ए कहता है कृत्रिम, ऑप्शन बी कहता है मानव निर्मित, ऑप्शन सी कहता है प्रकृति, ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। तो संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संसाधन जो भी है वह प्रकृति के द्वारा उपलब्ध उपहार है, इसलिए संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है उड़ीसा में चावल एक कैसा फसल है भाई? तो उड़ीसा में चावल एक प्रमुख फसल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उड़ीसा में चावल एक प्रमुख फसल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? निम्न में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए है बिहार, तो बिहार को भी नहीं है। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को भी नहीं है। ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, तो इसको भी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जम्मू कश्मीर। गुजरात को भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर जो है इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? यहाँ नहीं है कह रहा है। तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है, बांग्लादेश में भी बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ब्रिटेन। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है मुंबई, सी है पटना, बंगलोर, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी। अब जरा-सा ध्यान देने की बात है कि आखिर मुंबई को ही वित्तीय राजधानी क्यों कहा गया? तो ध्यान देंगे कि मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देश की बड़ी कारोबारी कंपनियाँ जो हैं, उसके मुख्यालय हैं। यानी बड़े से बड़े कारोबारी कंपनियों के मुख्यालय मुंबई में हैं और देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी शेयर मार्केट भी है। देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी शेयर मार्केट भी है, इसीलिए मुंबई को जो है भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है या कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं ए सेवा, बी है औद्योगिक, सी है कृषि, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सेवा। सेवा को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। अब जरा सा ध्यान देंगे कि तृतीयक क्षेत्र क्या है? तृतीयक क्षेत्र का मतलब क्या है? तो तृतीयक क्षेत्र जो है वे क्रियाएँ हैं जिसमें आधुनिक कारखानों को चलाने या प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों क्षेत्रों की क्रियाओं को सहारा देने के लिए तथा विभिन्न प्रकार की सेवाएँ शामिल होती हैं, तृतीयक क्षेत्र में। यानी कि तृतीयक क्षेत्र में प्रथम और द्वितीय दोनों क्षेत्र भी आ जाता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं बैंकिंग, परिवहन, व्यापार, शिक्षा, बीमा इत्यादि जो है, ये सब तृतीयक क्षेत्र में आता है। अब तृतीयक क्षेत्र की भी कुछ विशेषताएँ हैं, ज़रा-सा इसको हम लोग देखेंगे यहाँ कि तृतीयक क्षेत्र जैसे सेवा हो गया
और खुदरा क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमता है। ध्यान देंगे, तृतीयक क्षेत्र, सेवा और खुदरा क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमता है और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि में खुदरा बिक्री, वाणिज्यिक परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल और रियल एस्टेट शामिल हैं और प्राथमिक क्षेत्र जैसे प्राकृतिक संसाधन संग्रह और द्वितीयक क्षेत्र जैसे विनिर्माण तृतीयक क्षेत्र को पोषण देते हैं और सक्षम बनाते हैं। इस तरह से वे क्षेत्र जो हैं तृतीयक क्षेत्र में आती हैं, जो कारखानों को चलाने या प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों क्षेत्रों की क्रियाओं को सहारा देने के लिए तथा विभिन्न प्रकार की सेवाएँ उसमें शामिल होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा सेवा तृतीयक क्षेत्र का यानी सेवा को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ऑप्शन नंबर ए है दूरबीन, तो दूरबीन से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी है इंफ्रारेड कैमरा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंफ्रारेड कैमरा। हेलीकॉप्टर भी नहीं। मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? भई अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, कंबोडिया। अब ज़रा-सा अंकोर वाट का मंदिर के बारे में ज़रा-सा यहाँ पे थोड़ा-सा ये चर्चा किया जाए कि आखिर अंकोर वाट का मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? ये बहुत प्रसिद्ध है जो कंबोडिया में है, आखिर क्यों प्रसिद्ध है? तो ध्यान देंगे कि अंकोर वाट मंदिर बहुत ही विशाल है और यहाँ के शिलाचित्रों में राम कथा बहुत संक्षिप्त रूप में है। विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थानों में से एक होने के साथ ही यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। मंदिर की रक्षा जो है इसके चारों तरफ बनी एक खाई करती है जिसकी चौड़ाई लगभग 700 फुट है। ठीक है? चलिए और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर क्वेश्चन देखने, सुनने, पढ़ने से पहले जो है मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए और कोशिश कीजिए कि हमारे कोई भी शिक्षक साथी इससे अनजान नहीं रहे, छूटने नहीं पाएँ। क्योंकि सभी को साथ लेकर के चलना है। और सभी को जो है निकलना है हम लोगों को, हम सभी को निकलना है। इसलिए कोई भी हमारे शिक्षक साथी छूटने नहीं पाए, इस बात का आप ज़रूर ख़्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे भाई एक कमेंट करके प्यारा-सा जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच एक युद्ध हुआ था, वह कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच एक युद्ध हुआ, जो कहाँ हुआ? तो वह सेडोन में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सेडोन। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध सेडोन में हुआ था। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।